हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट में हमारे चल रहे थे मिनरल रिसोर्सेज। और लास्ट हमारा क्या हो गया था? लास्ट हमारा हो गया था कि भाई हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर आपको तेल क्षेत्र मिलते हैं, यानी कि भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र और पेट्रोलियम के बारे में हमने किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा नेचुरल गैस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो देखिए नेचुरल गैस क्या होती है, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है या जो नेचुरल गैस है वो क्या होती है, कैसे आती है। देखो, प्राकृतिक गैस हमारे लिए सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है, जो हमें मुख्य किस किस से मिलते हैं। जैसे आपका मीथेन हो गया, मीथेन क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इस गैस से बनी होती है। जो हमारी नेचुरल गैस है वो मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और मेनली ये किस गैस से बनी होती है? मीथेन से बनी होती है। मीथेन जिसको हम बोलते हैं CH4, इस गैस से बनी होती है। और ये जो हमारी नेचुरल गैस है ये पेट्रोलियम के साथ जो हमारी तलछटी वाली शेल्स होती हैं, तलछटी वाली रॉक्स होती है, उनमें पाई जाती है। अब बात आ जाए कि प्राकृतिक गैस की संरचना कैसे होती है। जैसे देखो, जो आपकी CH4 है इससे संरचना होती है। इसके मुख्य घटक जैसे आपका मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, फिर जैसे आपकी एथेन होगी, एथेन के प्रोपेन होगी, ब्यूटेन होगी। ये हमारी सब क्या है? ये हमारे मुख्य घटक हैं नेचुरल गैस की संरचना के। कौन कौन से? CH4 के एक तो मीथेन ही होगी जो सबसे ज़्यादा होती है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर बात आ जाए कि प्राकृतिक गैस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक गैस के प्रकारों की अगर हम बात करें कि प्राकृतिक गैस के प्रकार क्या है, या हम ये कह दें कि इसकी टाइप्स क्या है प्राकृतिक गैस की, यानी कि नेचुरल गैस की टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आ जाती है एक आपकी एसोसिएटेड गैस। क्या आ जाती है? एसोसिएटेड गैस आ जाती है। एसोसिएटेड गैस को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध बोलते हैं, संबंध गैस या संबद्ध गैस, ये बोलते हैं हम इसको हिंदी में। ये क्या होती है एसोसिएट गैस? ये ना पेट्रोलियम के साथ हमें मिलती है। किसके साथ मिलती है? पेट्रोलियम के साथ मिलती है। एक तो होती है एसोसिएट गैस या संबद्ध गैस, दूसरी होती है असंबद्ध गैस। असंबद्ध गैस क्या होती है? नॉन एसोसिएटेड गैस। कौन सी होती है? नॉन एसोसिएटेड गैस। इसको हम बोलते हैं संबद्ध गैस। असंबद्ध गैस क्या होती है? ये सिर्फ हमें गैस रूप में ही मिलती है। ये सिर्फ है ना गैस के रूप में ही आपको देखने के मिलेगी। इसको हम बोलते हैं नॉन एसोसिएटेड गैस। और एसोसिएटेड गैस होती है जो हमें पेट्रोलियम के साथ मिलती है। ठीक है, जैसे हमारा LPG हो गया या आपका ये CNG हो गया, इस टाइप की चीज़। ठीक है, अभी देखो नेचुरल गैस किस किस चीज़ में यूज़ होती है? हमारे घरेलू उपयोग में यूज़ होती है, परिवहन में यूज़ होती है, जैसे आपकी CNG ईंधन हो गया, उद्योग में उर्वरक और रसायन के रूप में, बिजली उत्पादन में गैस आधारित जो हम ताप विद्युत बनाते हैं उसमें यूज़ होती है, पेट्रोकेमिकल में यूज़ होती है, प्लास्टिक और रसायन के रूप में। इसके लाभ क्या क्या है भाई? अगर हम एनवायरमेंटल प्रॉफिट की बात करें तो भाई कम प्रदूषण होता है, धुआं और राख कम होती है, स्वच्छ ईंधन होता है। अगर हम इसके इकोनॉमिकली प्रॉफिट की बात करें तो ऊर्जा दक्षता इसमें अधिक होती है, परिवहन से सस्ता ईंधन है, परिवहन में सबसे सस्ता ईंधन यही माना जाता है। अब इसके नुकसान क्या है? क्योंकि ये हमारे पास एक तो लिमिटेड रिसोर्स है। प्राकृतिक गैस क्या है? एक सीमित भंडार है हमारे पास, पाइपलाइन की आवश्यकता होती है इसके लिए, और रिसाव अगर कहीं पर हो जाए तो वहाँ पर विस्फोट का खतरा भी बना रहता है। ठीक है, जैसे आपके भारत में अगर हम देखें कि भारत में नेचुरल गैस के एरियाज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो जो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है। KG बेसिन का मतलब क्या हो गया? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर जैसे हमारा मुंबई हाई हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र में। हमारा त्रिपुरा हो गया, और भी है, जैसे आपका मुंबई हाई हो गया। असम अराकान बेसिन भी तो है, जैसे आपका असम
अराकान बेसिन हो गया, और हमारा हजीरा हो गया, हजीरा गुजरात में हजीरा हो गया। ये भारत की इसके क्या हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ ये हमें देखने को मिलती है, हमें उपयोग में मिलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी और पीएनजी दो गैसेस नाम सुने आपने। एक तो सीएनजी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम कंप्रेस करके वाहनों में डालते हैं, संपीड़ित हो जाती है जो। एक होती है हमारी पीएनजी यानी कि जो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं पाइप की सप्लाई से, पाइप्ड नेचुरल गैस। ये तो किस में यूज़ होती है, घरों में जो गैस सप्लाई होती है, होम सप्लाई लिख दो चाहे, होम सप्लाई। और सीएनजी किसके लिए यूज़ होती है, हमारे वाहनों के लिए, व्हीकल्स में डाली जाती है। एक होती है कौन सी, हमारी एलएनजी। कौन सी होती है, एलएनजी। एलएनजी कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये कैसी होती है, ये जहाँ पर आपका बहुत कम टेम्परेचर हो, उस कम टेम्परेचर पर गैस को द्रव में बदलकर, लिक्विड में बदलकर परिवहन किया जाता है उसका। ठीक है, इसको आप सीधा ये समझो कि लो टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है, गैस को लिक्विड में चेंज कर कर परिवहन किया जाता है, वो होता है हमारा एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वैसे ही एक आपकी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एचबीजे पाइपलाइन। क्या होती है, एचबीजे पाइपलाइन, एचबीजे पाइपलाइन। ठीक है, एचबीजे, इसका नाम क्या है, एच फॉर हजीरा, बी फॉर विजयपुर और जे फॉर जगदीशपुर पाइपलाइन, यानी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, एचबीजे पाइपलाइन। ये ना भारत की सबसे प्रमुख गैस पाइपलाइन है, जिसका यूज़ हम उर्वरक और बिजली उद्योग की गैस आपूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अभी देखें तो जो हमारी नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, CH4। सीएनजी का उपयोग किसके लिए करते हैं, हम वाहनों के लिए करते हैं। पीएनजी घरों में गैस सप्लाई हेतु यूज़ किया जाता है। प्राकृतिक गैस को हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ ईंधन बोलते हैं। आपका जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, केजी बेसिन है, वो प्राकृतिक गैस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एचबीजे पूरा नाम अभी हमने क्या किया था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये क्या है, भारत की प्रमुख पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। एलएनजी गैस कैसी होती है, द्रवी रूप में होती है, लिक्विड रूप में होती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ आपकी पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी शेल गैस। शेल गैस कैसी होती है, क्या होती है शेल गैस? शेल गैस भी एक प्रकार की आपकी नेचुरल गैस ही होती है, जो हमें रॉक्स, जो शेल होती है ना, शेल रॉक्स के अंदर फंसी हुई मिलती है। शेल रॉक्स के अंदर हमें फंसी हुई मिलती है, और ये भी मुख्यतः आपकी मीथेन ही होती है। ठीक है, शेल रॉक्स जो होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, शेल रॉक क्या हैं, ये ना बहुत ज़्यादा महीन कण नहीं होते, छोटे छोटे कण वाली अवसादी शैल होती है, आपकी इग्नियस शैल होती हैं, और मिट्टी और जैविक पदार्थों से ये बनी होती हैं। ठीक है, फॉसिल से बनी होती हैं, और गैस की छोटे छोटे छिद्रों में, ये गैस छोटे छोटे छिद्रों में, उनमें रॉक्स में फंसी हुई होती है। जैसे इसका भी मुख्य घटक कौन सा है, आपका CH4 है मुख्य घटक इसका। और जो हमारी शैल गैस है, इसको निकालने की तकनीक क्या होती है भाई, जैसे पहले आपका हाइड्रोक्लोरिक फ्रैक्चरिंग होता है, यानी कि गहरी ड्रिलिंग की जाती है, अत्यधिक दबाव से पानी, रेत और रसायन इसमें डाले जाते हैं, चट्टानों में दरारें बनती हैं, उसके बाद गैस बाहर निकलती है। इसके लाभ क्या क्या है, इसके लाभ जैसे ये ऊर्जा का स्रोत है भाई, प्राकृतिक गैस का वैकल्पिक स्रोत है, एक अल्टरनेट है हमारी नेचुरल गैस का। आयात में कमी होती है इसके,
विदेशी तेल हो गया, गैस पर निर्भरता घटती है भाई देश की, कम वायु प्रदूषण होता है, कोयले की तुलना में ना बहुत स्वच्छ ईंधन होता है। अगर हम इसकी हानियां की बात करें तो भाई भूजल इससे प्रदूषित होता है हमारा, अत्यधिक जल का उपयोग होता है, भूकंप का खतरा बना रहता है और मीथेन का इसमें रिसाव होता रहता है। जैसे भारत में शैल गैस एरिया कहाँ का मिलता है, जैसे हमें कच्छ में मिलता है, कावेरी बेसिन में देखने को मिलता है, अच्छा आपका वही कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कच्छ जैसे आपका कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में, कावेरी बेसिन आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, केजी बेसिन आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, जैसे आपकी दामोदर घाटी होगी, दामोदर घाटी कहाँ पर है आपकी, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, झारखंड जम्मू कश्मीर नहीं, झारखंड और वेस्ट बंगाल में शैल गैस हमें देखने को मिलती है। अगर हम शैल गैस और नेचुरल गैस में डिफरेंस देखें ना, तो देखो शैल गैस होती है वो कैसी होती है, सेल रॉक्स में फंसी हुई मिलती है, जबकि नेचुरल गैस के हमें सामान्य भंडार मिलते हैं। और जो हमारी शेल गैस है वो फ्रैंकिंग तकनीक की आवश्यक है, ठीक है, जबकि नेचुरल गैस सामान्य ड्रिलिंग से हमें मिल जाती है। शैल गैस का उत्पादन महंगा होता है भाई, प्रोडक्शन इसका महंगा होता है, जबकि प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ती होती है इसके। जैसे अगर आप इसमें महत्वपूर्ण अगर वैज्ञानिक अवधारणाओं की बात करें तो जैसे आपका फ्रैंकिंग आ जाता है भाई, उच्च दबाव से चट्टानों को तोड़ना फ्रैंकिंग होता है। फ्रैंकिंग क्या होता है, ये वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड आजकल एग्जाम्स में आने लगे हैं। फ्रैंकिंग क्या होता है, फ्रैंकिंग होता है आपका उच्च दबाव से चट्टानों को तोड़ना। वही आपका एक होता है हॉरिजेंटल ड्रिलिंग। हॉरिजेंटल ड्रिलिंग से तो सभी को समझ ही आ गया होगा कि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग कैसी होती है, जिसको क्षैतिज ड्रिलिंग बोलते हैं हम लोग। जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग होती है, भूमि के अंदर ना एक क्षैतिज हॉरिजेंटली ड्रिलिंग की जाती है, हॉरिजेंटल ऐसे ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है। अब देखो जो शैल गैस है वो मुख्यतः उसकी कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। शैल गैस अवसादी शैलों में पाई जाती है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसके द्वारा हम शैल गैस को बाहर निकालते हैं। फ्रैंकिंग में पानी, रेत और रसायनों का उपयोग किया जाता है। कैम्बे बेसिन शैल गैस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, कैम्बे बेसिन याद रखना, ठीक है। शैल गैस को अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कैसा बोला जाता है, अपरंपरागत। फ्रैंकिंग से भूजल प्रदूषण का खतरा होता है भाई। शैल गैस कोयले की तुलना में कैसा होता है, एक स्वच्छ ईंधन होता है। फिर अगर हम बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की, यानी कि हमारे अर्थ पर मिलने वाले ऐसे रेयर मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो देखो रेयर अर्थ मिनरल कैसे खनिज होते हैं। इसमें ना आपको 17 टाइप के दुर्लभ ही बोल देते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह दो, इसको हम बोलते हैं REES, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। ये पाए जाते हैं और ये खनिज ना हमें बहुत कम मात्रा में ही मिलते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक में इनका अत्यधिक इम्पोर्टेंट रोल है भाई। जैसे आपका आ जाता है, जैसे नियोडायमिन हो गया आपका, ठीक है, आपका लेथानम हो गया, आपका सेरिमम हो गया, और जैसे आपका मोनाजाइट हो गया, और क्या हो गया, जैसे आपका मोनाजाइट हो गया, और कौन सा होता है, और होता है आपका बेस्टानाइट हो गया, जैसे बेस्टानाइट हो गया, जेनोटाइम हो गया, ये हैं रेयर मिनरल्स, ठीक है। जो ये जेनोटाइम है ना, ये आपका यट्रियम का स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत है, ये आपका यट्रियम का स्रोत है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है आपका बेस्टानाइट। और जो मोनोजाइट है ये किस में पाया जाता है, मोनोजाइट आपका पाया जाता है थोरियम में। किस में पाया जाता है मोनोजाइट मिलता है थोरियम में। जैसे आपका नियोडायमियम हो गया, आपका लेथानम हो गया, आपका सिरेनम हो गया, ये क्या है, ये प्रमुख रेयर अर्थ मिनरल हैं। इनका उपयोग जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में काम यूज़ होता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंप्यूटर चिप्स होगी, LED स्क्रीन होगी, ठीक है, इसमें इसका यूज़ होता है। इसका हम ग्रीन एनर्जी में यूज़ करते हैं, ग्रीन एनर्जी में भी यूज़ होता है भाई इसका।
ग्रीन एनर्जी में जैसे आपका आ जाए विंड टर्बाइन में, विंड टर्बाइन में आ गया, विंड टर्बाइन हो गया। जैसे आपके ईवी व्हीकल्स हो गए, इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इसमें यूज़ हो गया। अच्छा, रक्षा क्षेत्र में यूज़ होता है, जैसे मिसाइल बनाने में, मिसाइल में, आपके रडार सिस्टम में, लेज़र तकनीक में इस चीज़ का यूज़ होता है भाई, रेयर मिनरल्स का। अगर हम बात करें उद्योगों में, तो जो आपका नियोडायमिन है ना, ये नियोडायमिन, ये ना सबसे मजबूत चुंबक होता है, ठीक है। ग्लास पॉलिशिंग में जैसे आपका लेथमन का यूज़ होता है ग्लास पॉलिशिंग में, तो ठीक है, इसमें अत्यधिक चुंबकीय शक्ति वाले पदार्थ बनाते हैं। उच्च ताप सहनशीलता होती है भाई इनमें, छोटे पदार्थ भी प्रभावी होते हैं। जैसे अगर हम इनके एरियाज़ की बात करें, तो जैसे आपका केरल में मिलता है, केरल में हमें क्या मिलता है, मोनाजाइट सैंड मिलती है। केरल में हमें जैसे मोनाजाइट सैंड मिलती है। क्वेश्चन आ जाए मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलती है भारत में, हम कह देंगे केरला में मिलती है। जैसे आपके तमिलनाडु के तट पे मिलती है, ओडिशा के तट पे मिलती है, आंध्र प्रदेश के तट पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमें रेयर मिलते हैं। जैसे आपका मोनाजाइट है, मोनाजाइट और भारी खनिजों का उत्पादन कौन करती है, आपकी IRL.com करती है। जैसे आपके रेयर अर्थ मिनरल के प्रॉफिट्स की बात करें, तो हम ये कह देंगे कि भाई मॉडर्न टेक्निक का बेस है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास होता है, रक्षा क्षमता मजबूत होती है। बट इसमें भी तो कुछ आपके वो मिलेंगे ना, जैसे ये भी तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं, इनका जो खनन होता है, माइनिंग होती है, वो बहुत महंगी होती है भाई। पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है इसका, जैसे चीन पर वैश्विक निर्भरता, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ रेयर अर्थ में कितने एलिमेंट्स शामिल होते हैं, तो हम कह देंगे 17 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। मोनाजाइट भारत का क्या है, एक रेयर अर्थ मिनरल है। नियोडीमियम क्या है, नियोडीमियम मजबूत चुंबक बनाने में उपयोग होता है। रेयर अर्थ तत्व जो एलिमेंट्स हैं वो मोबाइल और कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। भारत के केरल तट पर हमको क्या मिलता है, मोनाजाइट सैंड मिलती है। ये जो एलिमेंट्स है ये हमें ग्रीन एनर्जी तकनीक में इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। रेयर अर्थ जो हमारे मिनरल्स हैं ये ज़्यादातर आपकी मॉडर्न टेक्निक इंडस्ट्री का बेस लगा लो। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन क्या है, रेयर अर्थ मिनरल में जो आपका चाइना है ये सबसे बड़ा उत्पादकता का केंद्र है, या उत्पादक लगा लो कि ये देश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपका जो ये नियोडीमियम हो गया, नियोडीमियम हो गया, या लेथेनम हो गया, या सीरियम हो गया, जो हम कर रहे थे, ये तीनों ना रेयर अर्थ मिनरल्स ही हैं, हमारे एलिमेंट्स ही हैं, उस समूह का एक सदस्य है। इनका उपयोग हमारे आधुनिक तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में यूज़ होता है। जैसे है ना जो आपका नियोडीमियम है, मैंने आपको बताया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एनडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनडी। इसको हम क्या बोलते हैं, एनडी, ऐसे करके मिलता है ये आपको। ये इसका प्रतीक है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें ना कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या कितनी है, तो इसका एटॉमिक परमाणु संख्या होती है इसमें 60, और ये सबसे पावरफुल आपका एक स्थायी चुंबक बनाने वाला तत्व होता है। जैसे ये आपकी किस किस चीज़ में यूज़ होता है, अगर हम नियोडीमियम की बात करें तो ये आपका जो NdFeB होता है मैग्नेट, NdFeB मैग्नेट होता है, जो जिसको हम बोलते हैं नियोडीमियम मैग्नेट। ईवी मोटर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मोटर में। कंप्यूटर की जो हम हार्ड डिस्क बनाते हैं, हार्ड डिस्क, उसमें किसका यूज़ होता है, नियोडीमियम का यूज़ होता है। आपके जो हेडफोन हो गए, स्पीकर्स हो गए, इसमें यूज़ होता है। विंड टर्बाइन जनरेटर में यूज़ होता है भाई। और किस में यूज़ होता है, ये विंड टर्बाइन जनरेटर में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है हमारा, नियोडीमियम यूज़ होता है। अगर बात करें फिर हम किसकी, पेज ही ऐड कर लेती हूँ मैं एक। अगर हम बात करें किसकी, लेथेनम की, किसकी बात करें,
लेथेनम की, लेथेनम, लेथेनम को हम कैसे लिखते हैं, La लिखते हैं, La। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है La। अगर हम इसके परमाणु संख्या की बात करें कि इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या होती है 57। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 57 है। ये किस लिए यूज होता है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जो आपकी MH बैटरीज होती है ना, MH, हाँ ठीक है, बैटरीज उसमें यूज होती है, यानी कि रिचार्जेबल बैटरी होती हैं जो हमारी, रिचार्जेबल बैटरीज में यूज होती है। अच्छा, हमारे कैमरा लेंस में यूज होती है, जो आपका ऑप्टिकल ग्लास होता है, ऑप्टिकल ग्लास में किसका यूज होता है, लेथेनम का यूज होता है। कैमरा लेंस में किसका यूज होता है, लेथेनम का होता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में किसका यूज होता है, आपके लेथेनम का होता है। जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज होगी, रसायन उद्योग हो गए, उसमें इसका यूज होता है, किसका, लेथेनम का। जैसे भाई ये जो हमारा ऑप्टिकल ग्लास होता है, इसकी गुणवत्ता को सुधारने में काम आता है, प्रकाश अपवर्तन क्षमता बढ़ा देता है ग्लास की। जैसे फिर हमारा सेरेमम आ जाता है। सेरियम क्या होता है, सेरियम, एक और कौन सा था मिनरल आपका, सेरियम, सेरियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रतीक होता है उसका C और स्मॉल e, ये होता है इसका। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका जो आपका एटॉमिक नंबर 57 था ना, इसका 58 होता है, और उसका 60 होता है ना। नियोडीमियम का 60 और लिथेनम का 57 और सिरेनम का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 58। कितना होता है, 58। जैसे ये किसके लिए काम करता है, इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस होता है कांच पॉलिशिंग पाउडर में। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ना, उस चीज़ में, जो आपकी गाड़ीज वगैरह में, व्हीकल वगैरह में यूज़ होता है। पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रक्रिया में, और किस में यूज़ होता है इसका, फिंट्स में भी तो यूज़ होता है इसका, फिंट्स में भी सेरियम का ही यूज़ होता है। फिंट्स में, फिंट्स क्या होता है, जो आपके हल्के इग्निशन एलोय होते हैं ना, एलोय, फायर लगा लो एक तरह से। फिंट्स से याद हो जाएगा आपको, उसमें होता है। जैसा ना इसमें ना ऑक्सीकरण एपचयन, जिसको हम रेडॉक्स बोलते हैं ना, उसमें ये काफ़ी एक्टिव होता है और कांच को ये काफ़ी चमकदार बनाता है। ठीक है, जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स अभी हमने किए हैं ये F ब्लॉक में आते हैं। F ब्लॉक क्या होता है, जो आपका लेंथानिड सीरीज होती है उसमें ये काम होते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हमारी ग्रीन एनर्जी है उसकी टेक्निक का बेस होते हैं ये। इनकी जो डिमांड होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है इसके कारण तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे आपका केरला और तमिलनाडु में मोनाजाइट रेट मिलता है आपको। ठीक है, आई गेस आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा रेयर मिनरल्स क्या हैं। फिर हमारा आ गया एटॉमिक मिनरल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मिनरल्स, जो हमारे क्या होते हैं एटॉमिक मिनरल्स, परमाणु खनिज। क्या होते हैं परमाणु खनिज,
एटॉमिक मिनरल्स कौन से मिनरल होते हैं? ये वो मिनरल होते हैं जिनमें न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी। जो ये मिनरल्स होते हैं एटॉमिक मिनरल्स, इसमें ना आपको रेडियोधर्मी, जो जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं ना, वो पाए जाते हैं इनमें। इनमें क्या मिलते हैं? हमें रेडियोधर्मी तत्व मिलते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे आपका यूरेनियम हो गया, यूरेनियम जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा परमाणु ईंधन होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में काम आता है, परमाणु हथियार बनाने में काम आता है। ये एक रिएक्टर ईंधन होता है। ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे आपका झारखंड का जादूगोड़ा हो गया। यूरेनियम हमें कहाँ मिलता है? झारखंड में, जो आपका जादूगोड़ा एरिया है ना, वहाँ पे। और जैसे आंध्र प्रदेश में मिलता है हमें, और राजस्थान में भी मिलता है भाई यूरेनियम। ठीक है, जैसे आपका थोरियम हो गया। थोरियम, थोरियम को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में TH बोलते हैं ना, TH इज़ थोरियम। थोरियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90, और यूरेनियम का कितना होता है? 92। ठीक है, ये यूरेनियम का अल्टरनेटिव ईंधन होता है, अल्टरनेट होता है। भविष्य का परमाणु ईंधन बोलते हैं हम इसको। थोरियम को हम क्या बोलते हैं? भविष्य का परमाणु ईंधन किसको बोलते हैं? थोरियम को बोलते हैं। और भारत में ना ये बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे इसका किस एलिमेंट में हमें ये देखने को मिलता है? मोनाजाइट सैंड में ना, मोनाजाइट सैंड से हमें मिलता है। केरल में है सबसे ज़्यादा मोनाजाइट। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के समुद्री तट पर हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत में थोरियम संसाधनों समृद्ध है। एक और होता है, कौन सा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम भी तो करो भाई। प्लूटोनियम जिसको हम बोलते हैं PU, ये ना आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ये परमाणु रिएक्टरों में उत्पन्न होता है, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे परमाणु जो हमारे एटॉमिक मिनरल्स होते हैं रेडियोधर्मी होते हैं भाई। अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता होती है इनकी, सीमित और नियंत्रित उपयोग होता है, उच्च सुरक्षा में इनकी आवश्यकता होती है। तो जैसे यूरेनियम है वो हमें कहाँ मिलता है? झारखंड के जादूगोड़ा में, राजस्थान आंध्र प्रदेश में। थोरियम जो मोनोजाइट सैंड से हमें मिलता है केरल तमिलनाडु और ओडिशा में भी तो मिलता है भाई। ये ओडिशा में भी मिलता है हमें देखने को थोरियम। अच्छा, जो हमारे रेयर अर्थ और हमारे मिक्स्ड मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? तटीय क्षेत्रों पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु ऊर्जा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? बिजली उत्पादन में करते हैं, कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, हमारे जो रिसर्च अनुसंधान होते हैं वहाँ करते हैं, रक्षा क्षेत्रों में करते हैं। इसमें थ्रेट्स भी तो हैं, जैसे रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा बना रहता है, पर्यावरणीय नुकसान बहुत होता है भाई, सुरक्षा में अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, कचरा प्रबंधन में चुनौतीपूर्ण होता है ये। जैसे अब हम देखें, थोड़ा सा रिकॉल करें तो यूरेनियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एटॉमिक मिनरल है। थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेनाजोइट सैंड से थोरियम का प्रमुख स्रोत है। जादूगोड़ा झारखंड से हमें यूरेनियम प्राप्त होता है। परमाणु खनिजों से बिजली उत्पादन होता है। भारत में AMD परमाणु खनिजों की खोज करता है। NPCIL परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलाता है। परमाणु ऊर्जा कैसे होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं। फिर बात आ जाए गहरे समुद्र में खनन की, जिसको हम बोलते हैं डीप सी माइनिंग की। ठीक है, डीप सी माइनिंग, गहरे समुद्र में खनन। जो ये क्या प्रक्रिया है डीप सी माइनिंग? जिसमें समुद्र की बहुत गहराई यानी कि 200 मीटर से ज़्यादा की गहराई
में मौजूद जो हमारे मिनरल्स हैं और धातुओं को मशीनों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई से खनिजों को निकाला जाता है। जैसे इसमें हमारा क्या क्या जाता है, जैसे निकेल हो गया, अच्छा कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट जैसे CO बोलते हैं, निकेल को हम Na बोलते हैं। अच्छा, जो मैग्नीज नोड्यूल हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीज नोड्यूल हो गया, और कॉपर हो गया, कॉपर भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को, मैग्नीज को, निकेल को, कॉपर को, कोबाल्ट को, इनको हम बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। हम इनको क्या बोलते हैं, पोली ऐसे नहीं लिखा जाता हिंदी में, पोली ऐसे लिखा जाता है, पोली मेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं हम इसको। किनको, मैग्नीज, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये बोलते हैं, और ये समुद्र तल पर ना गोल गोल पत्थरों जैसे पाए जाते हैं हमें। जैसे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड भी होता है। लिखवा दूँ मैं ये आपको, यहाँ कहीं लिखवा देती हूँ, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ। देखो, एक तो होता है आपका, फर्स्ट अभी हम करके आए हैं, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, जिसमें हमारा आ जाता है मैग्नीज, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, समुद्र तल पर गोल गोल पत्थरों जैसे पाए जाते हैं। फिर होता है हमारा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स होता है, जैसे आपका तांबा हो गया ना, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोना हो गया, इनमें ना हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मिलते हैं। वैसे ही हमारा जैसे कोबाल्ट रिच क्रस्ट हो गया, कोबाल्ट रिच क्रस्ट जो है वो समुद्री, जो हमारी पहाड़ियाँ होती है ना, सी माउंट्स, यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग होते हैं। जैसे ना समुद्र में अगर हम डीप सी माइनिंग की बात करें तो भाई पहले समुद्र तल का सर्वेक्षण किया जाता है, फिर इसमें ना ROV किया जाता है, ROV की खोज की जाती है, यानी कि जो आपका रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से इसकी खोज की जाती है। ठीक है, ड्रिलिंग की जाती है, सक्शन सिस्टम लगाया जाता है, खनिजों की सतह पर लाते हैं, फिर प्रोसेसिंग और शोधन होते हैं। जैसे इनका यूज़ भी आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में होता है, आपके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों में होता है, स्टील और मिश्र धातु में होता है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्निक्स में होता है। अगर हम इसमें भारत के संदर्भ में इसकी बात करें, भाई भारत और डीप सी माइनिंग की बात करें तो भारत की एक प्रमुख पहल है, कौन सी पहल है आपकी, डीप ओशन मिशन है। जैसे ठीक है, डीप ओशन मिशन, जिसका आपका समुद्रयान परियोजना है, ये आपकी समुद्रयान परियोजना। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी ना, भारत ताची क्या थी, भारत ताची समुद्रयान मुहिम, ये थी इसका हिंदी में वर्जन, डीप ओशन मिशन, समुद्रयान परियोजना थी। जो हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन था ना, हिंद महासागर का सेंट्रल एरिया, सेंट्रल इंडियन ओशन, वो एरिया है इसका,
जैसे ना ये दुर्लभ धातुओं में उपलब्ध है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, टेक्नोलॉजी उद्योग में काफ़ी सपोर्ट करता है, भूमि खनन पर इसकी वजह से दबाव कम हो जाता है। डिसएडवांटेज भी है भाई, समुद्री जीवों को खतरा होता है, जो सेडिमेंट्स पोल्यूशन होता है, और ये टेक्निक काफ़ी महंगी भी है। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें, इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। जैसे भाई नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 क्या थी, इसमें हमने सस्टेनेबल माइनिंग की बात करी, ट्रांसपेरेंसी की बात करी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करी, एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने की बात की। ये हम नेक्स्ट में ही करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, स्कीम्स वगैरह नेक्स्ट में लेके आएंगे अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस